सिंपल सर्किट सॉल्व करना देखते हैं हम लोग अभी, है ना। तो स्टार्ट बिल्कुल सिंपल से हो रही है, फिर धीरे धीरे अपन उसका लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सपोज C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, C2 इज 20 माइक्रोफैरेड, C3 इज सपोज 30 माइक्रोफैरेड। ये फिक्स है अभी जो डेटा हम लोग। सबसे पहले सीधा सीधा ये एक सिंपल सा सर्किट मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1, C2, C3 और ये टर्मिनल हो गया A, ये हो गया B। क्या निकालना आपको? A और B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। A और B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा? A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब आप इन तीनों कैपेसिटर को क्या कर सकते हो? इन तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ दिस थ्री कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटी है C इक्विवेलेंट। तो ये तीनों कैपेसिटर को आपने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या पहचान होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आएंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। पोटेंशियल अलग अलग आएगा, V1, V2, V3, है ना, इस तरह से रहेगा पोटेंशियल। तो अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे लिखोगे? यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे लिखोगे? तो 1 अपॉन CS is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 and after solving LCM is 66 plus 3 plus 2 it is 11 upon 60, है ना। तो 1 upon CS कितना आ गया? 11 upon 60। This implies that CS will be 60 upon 11 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई यहाँ पे? 60/11 माइक्रोफैरेड यहाँ पे कैपेसिटी आ गई, ठीक है। समझ गए? समझ गए इसको? इक्विवेलेंट कैपेसिटी 60/11 माइक्रोफैरेड। हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। यस सर। ओके, ये समझ गए आप लोग कैसे निकाल दी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटी? यहाँ पे तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे तो ये निकाल दिया हमने, डायरेक्ट आ गया अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर दूं, एक ट्विस्ट इस तरह से ले लूं मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, दिस इज पेज नंबर 2, एक छोटा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, है ना। और ट्विस्ट ये है कि ये दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसा। तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट ला दिया मैंने। ये दोनों को एक वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर को शॉर्ट करना। तो अगर आप कैपेसिटर को शॉर्ट कर दोगे, कैपेसिटर के दोनों वायर को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे ऐसा, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्या? इज दिस कैपेसिटर इज चार्ज और नॉट? नहीं होगा सर। नहीं होगा, है ना, डिस्चार्ज रहेगा। तो सर्किट में अगर ये कैपेसिटर कहीं पर ऐसा लगा हुआ है, कोई वायर से ऐसा लगा हुआ है, जैसे ये वायर मेरे पास में है ना, और इसको अगर आपने दोनों को ऐसे लगा दिए तो ये चार्ज होगा क्या? लगा है या नहीं लगा, कोई फर्क रहेगा इससे क्या सर्किट पे? नो सर। नहीं। तो इट इज द शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। तो अगर किसी कैपेसिटर को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो वो चार्ज होगा ही नहीं,
इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, और यूज नहीं है तो फिर इसको आप सर्किट से लगा रहने दो या फिर मत लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आप सर्किट से इसको बाहर भी निकाल सकते हो। तो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर के लिए ये है। हाँ, इसको लेकिन कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर के लिए, तो कनेक्शन जैसे मेरे पास ये दो केबल हैं यहाँ पे, सपोज आई हैव अ टू केबल, एक ये है, तो ये चार्ज कब होगा, जब एक को इस तरह से ज्वाइन करो और दूसरे टर्मिनल को ऐसे ज्वाइन करो, बीच में नहीं ये है ना, तो दोनों तरफ से पोटेंशियल अलग अलग क्रिएट होगी। अब इसको आप ये दोनों वायर को कहीं ले जाके कनेक्ट कर दो ऐसा, तब ये चार्ज होगा। और अगर तुमने एक ही वायर है, ये पूरा वायर जा रहा है और इसको आपने ऐसे भी लगा दिए, तो चार्ज होगा क्या ये? नो इज इट सर। चार्ज और नॉट? नो, ये शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर है। अगर आपने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो फिर वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना। शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर, जैसे ये हमने कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर की ये दो प्लेट हैं, सपोज दिस प्लेट इज ए एंड दिस प्लेट इज बी, और ये अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर सेम। इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, VA इज इक्वल टू VB, सो देयरफॉर कैपेसिटर डज नॉट चार्ज। कैपेसिटर डज नॉट चार्ज, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। अगर दोनों प्लेट की पोटेंशियल आपकी सेम हो गई, देन कैपेसिटर डज नॉट चार्ज, क्योंकि ये कनेक्शन वायर लगा दिया आपने। तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो गया। अगर दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे आ गई तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। सो दिस इज द शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। और अगर पहले से भी चार्ज है, जैसे ये चार्ज कैपेसिटर है, आपने इसके दोनों वायर को टच कर दिए तो ये शॉर्ट हो गया। हाथ से पकड़ के मत करना भाई, बहुत जम के चिंगारी निकलती, हाथ जल सकता है। तो ऐसे अगर तुमने टच कर दी, हो गया डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज हो गया। अब इसमें एनर्जी स्टोर नहीं है, दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई। और अगर सर्किट पे भी ऐसा लगा हुआ है तो भी ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, एंड सच काइंड ऑफ कैपेसिटर इज यूजलेस इन सर्किट वेदर दे आर कनेक्टेड और रिमूव्ड, ठीक है। तो कैपेसिटर डज नॉट चार्ज एंड such capacitor are useless in circuit, and if they can be removed, ठीक है, useless in circuit, they can be removed फ्रॉम सर्किट। उनको सर्किट से आप हटा सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो जो चीज चार्ज नहीं हो रही वो लगा के रखने से या वजन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है फिर उनका, है ना। तो ये हो गया बेटा शॉर्ट सर्किटेड की कहानी। तो अब यहाँ पे ये बताओ मुझे, इसमें ये जो डायग्राम बना है इसमें कौन से कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए आपके। जैसे ये पॉइंट को मैं क्या ले लूं, यहाँ पे एक्स ले लूं, तो एक्स पॉइंट और बी पॉइंट की पोटेंशियल कैसी है, सेम है, हाँ या ना। एक्स पॉइंट और बी पॉइंट की पोटेंशियल कैसी दिख रही है आपको, सेम दिख रही है। तो ये सर्किट को अगर मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट हो गया ए, और यहाँ पे पॉइंट मैंने ले लिया बी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने एक्स। तो बेटा ए और एक्स के बीच में कौन सा वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, इट इज C1। और एक्स और बी में एक वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस वायर को ऐसा ले सकते हो, ऐसा, ठीक है। ये एक्स पॉइंट है, क्योंकि एक्स पॉइंट और बी पॉइंट सेम हो गए। तो ये दोनों कैपेसिटर एक ही टर्मिनल से लाके लगा दिए तुमने, तो ये चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, ये कैपेसिटर C2 एंड C3। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज नहीं होंगे, तो इनको सर्किट पे लगाने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है, समझ गए ना। इनको आप सर्किट से हटा भी दो, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे। तो C2 एंड C3 की पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे, सिंस पोटेंशियल ऑफ X इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, और C2 एंड C3
are short circuited, therefore C2 and C3 does not get charge, so therefore they can be removed from the circuit. तो अगर ये चार्ज ही नहीं होंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो कौन सा वाला रहेगा, ए और बी के बीच का C1। मतलब जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो सिर्फ किसके बराबर की रहेगी, C1 के बराबर की ओवरऑल कैपेसिटी रहेगी, क्योंकि ये तो चार्ज नहीं हो रहे हैं, इनको सर्किट से आप बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो सर वो शॉर्ट एक शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट करना, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट, हाँ पहले बोलते शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या है, चार्ज को यहां से जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, चार्ज यहां से आके सीधा चला जाएगा ना। अगर जैसे मान ले यहां से चार्ज आ रहा है, देख यहां से चार्ज आ रहा है ना, यहाँ पे पहुंचा तो यहां से तो डायरेक्ट वायर ही मिल गया चार्ज को जाने के लिए, ये यहां से सीधा सीधा चार्ज यहाँ पे पहुंच गया भाई। इससे क्यों जाएगा जब उसको आसान रास्ता मिल रहा है चार्ज को जाने के लिए, तो यहां से जाएगा ही नहीं, आसान रास्ता यहां से मिल गया भैया उसको, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गई, तो यहां से सीधा सीधा चला जाएगा, यहां से चार्ज जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, चाहे करंट हो या चार्ज हो, हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है, शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है। सेम पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम है उस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है सर उससे पास होगा ना, क्या क्या सर जो फर्स्ट कैपेसिटर के बाद क्यू चार्ज पास होगा ना उससे वायर से। हाँ, यहाँ से तो पार होना पड़ेगा, ये यहाँ से तो पार होना पड़ेगा ये कैपेसिटर, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा इसको तो तुरंत यहाँ से पहुंचने के लिए रास्ता मिल गया, इसको क्यों पार करेगा, ये लंबे रूट को क्यों पार करेगा यहाँ पे, समझ गए? हेलो, क्लियर हो गया? तो ये होता है शॉर्ट सर्किट का मतलब, इसलिए वो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा है, वहां पे चार्ज नहीं हो रहा है तो सर्किट पे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गया? सेम रेजिस्टेंस का भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा होता ना और ये वायर लगा देते तो वो रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं होता फिर वहां पे सर्किट पे। ठीक है, वैसे कैपेसिटर के लिए भी क्लियर हो गया बेटा? शॉर्ट करने का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पे फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा, C1 के बराबर रहेगा, क्योंकि ये दो कैपेसिटर कैसे हो गए, शॉर्ट होने के कारण यूजलेस हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया क्या? हेलो, यस सर। Now this is page number 3. ये कौन सा कॉम्बिनेशन है अभी, यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालना हमको A और B के बीच में, फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों को यहाँ पे कैसा पोटेंशियल मिल रहा है, सेम मिल रहा है, आया ना, तीनों को पोटेंशियल कैसा मिल रहा है, यहाँ पे सेम मिल रहा है, तीनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है ना। लेकिन अगर चार्ज आ रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर से डिवाइड हो रहा है ना। अगर यहाँ पर से चार्ज आते हैं सर्किट में कहीं से, इधर से मान लो यहाँ से कोई चार्ज आया Q, तो ये डिवाइड हो जाएगा, Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, समझ गया ना, चार्ज डिवाइड हो गए, लेकिन तीनों पे पोटेंशियल कैसी मिल रही है, यहाँ पे सेम मिल रही है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन तीनों को आप एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इट इज A एंड इट इज B, एंड ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है इसकी,
और पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, और इक्विवेलेंट में जो टोटल चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला ले लोगे, पोटेंशियल भी रहेगी, है ना। व्हाट इज सी इक्विवेलेंट हियर? सी इक्विवेलेंट इज C1 plus C2 plus C3. It is 10 plus 20 plus 30 and it is 60 microfarad is the equivalent capacity in this case. समझ गया बेटा? समझ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes. इक्विवेलेंट कैपेसिटी समझ गए? और अगर आपको ये टोटल चार्ज यहाँ पे निकालना है तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V कर दोगे। V यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर Q1 आपको चाहिए यहाँ पे, तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? C1 इंटू V। Q2 अगर चाहिए तो C2 इंटू V। Q3 अगर चाहिए तो C3 इंटू V। और फिर टोटल चार्ज अगर चाहिए तो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप ऐसे भी अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगले पेज पे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ बोलो बेटा। तो अगर C1 के प्लेस पर वायर लिए रहते तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ रहता ना? क्या क्या? अगर C1 के प्लेस पे अगर ने वायर लिए, रुक जा एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले, बताता हूँ मैं अभी यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब अगर मैं यहाँ पे एक चेंज कर दूं कि C1 को हटा देता हूं मैं, C1 को हटा के मैंने यहाँ पे वायर लगा दिया, सिर्फ एक वायर लगा दिया। अभी ये बताओ अब क्या होगा इसमें? व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन दिस केस? C1 को हटा दिया मैंने, वायर लगा दिया, अब क्या होगा बेटा? अब ये जो चार्ज आ रहा है, चार्ज तो सबसे आसान सबसे छोटा रास्ता तय करेगा ना, यहाँ पर से जाएगा क्या ये वाले कैपेसिटर से? अभी ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा क्या? कहीं से भी देखोगे तो ऐसे लगे हुए सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा क्या? ये चार्ज Q यहाँ से आया, यहाँ से तो आ रहा चार्ज बड़े मजे से कि यार मुझे 3 पार्ट में डिवाइड होना है, लेकिन जैसे ही यहाँ आके देखा चार्ज ने तो इधर जाएगा ही नहीं, ये वाले रास्ते को फॉलो करते हुए सीधे यहाँ पे पहुंच गया। अब ये कैपेसिटर चार्ज होंगे क्या? नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते ना। अब ये होंगे क्या कैपेसिटर? सर वो भी तो कनेक्ट है। क्या? C2 C3 भी तो कनेक्ट है। C2 C3 कनेक्ट है, लेकिन बेटा ये शॉर्ट कर दिया ना तुमने, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया कि नहीं वायर लगाने के कारण? सिंस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयरफॉर VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो मान ले इसमें चार्ज Q2 है और इसमें Q3 है, तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी? C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो चार्ज कितना होगा इस पे? जीरो। ऐसे Q3 के लिए निकाल ले तो इट इज C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो कितना चार्ज हो गया इस पे? भी जीरो। ये चार्ज हो गई नहीं भाई, चार्ज बाईपास हो जाएगा यहाँ पर से, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ गए? हेलो, ओके, समझ गए कि नहीं? सर मतलब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा जैसा पहले वाले में चार्ज नहीं होगे, मतलब यहाँ पे अगर तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखोगे तो आएगी क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी? व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन दिस सर्किट? शॉर्ट सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी रहेगी? अगर यही है यहाँ पे तो मैं C इक्विवेलेंट अगर बताऊं यहाँ पे A और B के बीच में, तो Q डिवाइडेड बाय V करोगे, Q डिवाइडेड बाय VA माइनस VB, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डिवाइडेड बाय जीरो। व्हाट इज द कैपेसिटी हियर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैपेसिटी बोलोगे मतलब नॉट डिफाइंड, भाई यही नहीं कैपेसिटी। जितना चार्ज आ रहा कोई स्टोर ही नहीं हो रहा, आते जा रहा कितना भी आ जाए, यही तो मतलब है। यहाँ पे जितना चार्ज आ रहा है सबको बाहर करते जा रहा है, देते जा रहा है आगे, इनफाइनाइट कैपेसिटी होगी यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए? और इसका टोटल चार्ज Q से रहेगा ना? चार्ज आएगा ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं है। जो चीज स्टोर होगी उसको कैलकुलेट करोगे ना, ये तो पता ही नहीं रहेगा इधर आया इधर चला गया सर्किट में बाईपास। ठीक है, ये तो पता ही नहीं है कि कितना है। जो चीज स्टोर होगी वो पता कर पाओगे ना, जो स्टोर ही नहीं हो रही है उसको कैसे पता करोगे कितना है? ठीक है, समझ गए? और सर अगर इसको चार्ज करके रखे रहते तो
क्या क्या? अगर कैपेसिटर को पहले से चार्ज करके रखे थे तो कुछ भी करके रख दे, अगर पहले भी चार्ज करके रख देगा और ऐसा कर देगा तो क्या होगा? वो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तुरंत। कैपेसिटर अगर ये चार्ज करके भी रख दोगे, ऐसा वायर लगा दोगे तो ये तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों प्लेट, है ना, चिंगारी निकलेगी, खत्म हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल होगा फिर से दोनों प्लेट। समझ गए? ओके ओके। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो जितनी इसमें स्टोर थी वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो क्या, बस इतना ही काम रहेगा। जैसे ये मान ले कैपेसिटर है, ये चार्ज है अभी, है ना, और इसको क्या कर दिया, ये सर्किट में ऐसे अपन ने लगा दिए, ऐसे जैसे ही ऐसे लगाओगे तुरंत बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगी और ये न्यूट्रल हो जाएगा, कहानी खत्म इसकी। समझ गए? यस सर हाँ बोलो। सर जैसे वो C2 और C3 के लिए अपन ने बोले कि ए और बी सेम पोटेंशियल पे है, वैसे वो वायर के लिए भी तो है ना, वायर भी तो कनेक्टेड है, फिर उससे क्यों फ्लो हो रहा? हाँ, इससे क्यों फ्लो हो रहा है? एक्चुअल में ये जो कनेक्शन वायर होते हैं, कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस होता है बहुत बहुत नेग्लिजिबल। ठीक है, जैसे कॉपर वायर, कोई भी कनेक्शन वायर है तो इनका रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो अगर मान लीजिए कनेक्शन वायर है, लेकिन हम लोग जब सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये ए है और ये बी है, ये मान लो कनेक्शन वायर है, यहाँ पे दिस इज कनेक्शन वायर। ठीक है, अब चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, ये एक क्वेश्चन, अच्छी बात है। ध्यान देना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान ले यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 9.99 वोल्ट रहेगा, तो चार्ज तो फ्लो हो ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ पर का पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। समझ गए? सेम। तो सर वो चार्ज अपन पता नहीं कर सकते ना? नहीं, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता है तो फिर अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना है। भाई करंट इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज Q बाई टी। तो अगर करंट का पता है यहाँ पर से कितना करंट जा रहा है तो कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बता सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। ओके। और कोई डाउट अभी किसी को? और कोई डाउट? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखो, जब हम लोग कनेक्शन वायर लेते हैं तो होता है थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहां पे आपने कनेक्शन वायर लगाया वहां पर की पोटेंशियल को क्या मानना, आपको सेम मानना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने 9.999 ये लिया, जैसे ये वाला वायर है मेरे पास में, ये स्टील का वायर है, इसका रेजिस्टेंस होगा लेकिन नेग्लिजिबल है। तो जब आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लोगे और एक पॉइंट यहाँ अगर लेते हो और इससे अगर करंट भी फ्लो भी होता है तब भी पोटेंशियल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एंड पे 10 है तो यहाँ पे 9.9999 ऐसी रहेगी, इसलिए तो फ्लो हो रहा है। अगर दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम हो गई तो फिर तो चार्ज जा ही नहीं सकता ना। समझ गए? क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Now this is page number 5. देखो पेज नंबर 5 में अभी सिचुएशन ऐसी ले रहा हूं मैं। C1, C2, C3, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। अभी बताओ अभी क्या है ये दोनों, अभी कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? ये दोनों कैसे दिख रहे हैं पहले तो? सर पहले हाँ, अगर मैं इस पॉइंट को x ले लूं तो यहां से यहां तक मान लो V1 है और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V2 है ना? तो पहले ये दोनों पैरेलल हैं, इनको सॉल्व करना। ठीक है, पहले ये दोनों पैरेलल हैं, इनको सॉल्व करना। तो इट इज C2 प्लस C3, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 माइक्रो फैरेड। फिर सर्किट को और ऐसे ड्रॉ करना कि A, और अब यहाँ पे हो गया C1 और ये हो गया X और यहाँ पे हो गया CP
और ये पॉइंट हो गया बी। तो यहाँ पर का पोटेंशियल है V1 और ये वाली पोटेंशियल है V2, है ना। अब जो चार्ज आ रहे हैं, जैसे यहां से चार्ज अगर आ रहा था तो इस पे भी प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसा, ठीक है। और ये पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये दोनों कैसे हो गए आपके, अब ये दोनों कैसे हो गए, C1 और CP कैसे बन गए, यहाँ पे C1 और CP कैसे बन गए, अभी सीरीज में बन गए। तो सीरीज के लिए निकाल सकते हो, अभी सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन CP 1/10 प्लस 1 अपॉन कितना 50। व्हाट इज द एलसीएम, 50, 5 प्लस 1 इट इज 6/50। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे ओवरऑल, इट इज 50 अपॉन 6 माइक्रो फैरेड। समझ गया बेटा, 50 अपॉन 6 माइक्रो फैरेड, ये ओवरऑल कैपेसिटी आ गई। ओवरऑल कैपेसिटी मतलब ये फाइनली ये एक सिंगल कैपेसिटर है ए और बी, और ये सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है इसकी 50/6 माइक्रो फैरेड, और टोटल पोटेंशियल कितना यहाँ पे भी है। हाँ, टोटल चार्ज अगर आपको निकालना तो इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू सी इक्विवेलेंट इंटू भी हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको अगर ये V1 निकालना तो ये V1 की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C1, और ये वाला V2 अगर निकालना है तो ये वाले V2 की वैल्यू क्या रहेगी, Q अपॉन CP। समझ गए। तो अगर ये V2 यहाँ पर निकल गया तो ये वाले पे कितना चार्ज आ रहा है ये निकाल लोगे। इसमें मान लो स्मॉल Q2 चार्ज है और इसमें Q3 चार्ज है, तो अगर ये V2 यहां से निकल गया तो अब ये Q2 यहां से निकल जाएगा, Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू V2, और ऐसे ये Q3 भी अब निकल जाएगा, इट इज C3 इंटू V2 ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में ले जाके फिर सॉल्व करना पड़ता है जब चार्ज का कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। चार्ज के कैलकुलेशन के लिए रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी की तरफ जाओ, वहां से आप पूरा ये सिंप्लीफाई करो कि भाई टोटल चार्ज कितना, फिर वापस लौटो, यहाँ पे भी चार्ज क्यों, यहाँ पर भी चार्ज क्यों, तो ये वाला पोटेंशियल पता चला, फिर ये पोटेंशियल पता चल गया, वापस यहाँ पे पहुंच गया तो ये पोटेंशियल यही है V2 आपका, तो ये पोटेंशियल पता चल गया तो Q2 और Q3 की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर तो कितना चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज आया था Q, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q, फिर आगे बढ़ा था Q, तो यहाँ पे ये चार्ज डिवाइड हुआ था Q2 और Q3 के फॉर्म में। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो बोलो जल्दी से। चार्ज के लिए बताना और एक बार, क्या बेटा, तो चार्ज कैलकुलेशन बताना। देख सबसे पहले तो आप यहां से ये पूरा सॉल्व करते करते यहां तक पहुंच गए। यस सर। अब वापिस लौटो, अब वापिस लौटना है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है V2 है, और यहाँ पे कितनी है V1 है। टोटल चार्ज तो Q रहेगा क्योंकि ये सीरीज में दिख रहा है, तो अब यहाँ पर का पोटेंशियल निकाल ले V2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे V2 की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, यहाँ पर V2 की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, Q अपॉन CP, और यहाँ पे V1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, यहाँ पे V1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इट इज Q अपॉन C1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी Q अपॉन CP। अभी समझ गए कि नहीं, ये वाली वैल्यू रहेगी यस सर। Q अपॉन C1। तो अब V2 पता चल गया, V1 पता चल गया, तो ये V2 है और ये V1 है, तो ये तो ऑलरेडी ये वाला चार्ज तो आपको पता ही चल गया था। यहाँ पे जब ये पहुंच रहा था चार्ज, तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हुआ था जिसको आपने एक ही कैपेसिटर माना, तो अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। Q2 की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, अब Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V2 और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी C3V3। तो एक्चुअल में ये जो Q है ये Q2 प्लस Q3 के फॉर्म पे है, समझ गए। तो सब कुछ मेजरमेंट हो गया, यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी निकाल लिया, हर एक प्लेट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है वो भी निकाल लिया, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज आ रहा है वो भी आपने निकाल लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट बेटा इस पे,
कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। Now this is page number 6, ठीक है। देखो पेज नंबर 6, अब मैं सिचुएशन ऐसी ले रहा हूं, C1 C2 और ये है C3। अभी कैसे करना बताओ जरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालना और हर एक प्लेट पे चार्ज कैसे निकालना। अब अरेंजमेंट ऐसा, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, C1 और C2 पहले कैसे, सीरीज को कैलकुलेट करना। हाँ पहले C1 C2 सीरीज में दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखोगे तो टोटल पोटेंशियल इज V, A और B के बीच में, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड भी हो रही है, ये V1 और ये V2। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, और जो टोटल पोटेंशियल वो किसके अक्रॉस में मिल रही है आपको, C3 के अक्रॉस में मिल रही है। तो अगर यहां से चार्ज आता है तो ये तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऊपर से चला गया Q1 और नीचे से आ गया Q2। तो यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, और यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस Q2 माइनस Q2 और वापस प्लस Q2। यहाँ से बाहर चार्ज आता है, क्यों निकल गया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे ऊपर वाले दो कैपेसिटर कैसे हैं अभी सीरीज में, है ना। तो पहले इसको सीरीज वाले को सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया CS और ये कैसा हो गया यहाँ पे C3। समझ गया बेटा, ये टर्मिनल A ये टर्मिनल B ऐसा। तो CS को कैसे सॉल्व करोगे अभी, यहाँ पे 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2, 1 by 10 plus 1 upon 20, LCM is 22 plus 1, 3 upon 20। तो CS किसके बराबर आ गया, 20/3 माइक्रोफैरेड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डायरेक्ट आंसर 3/20 लिखते हैं, लेकिन सीरीज वाले में फाइनल आंसर में रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों कैपेसिटर का, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है CS, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 20/3 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है 30 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। हाँ अभी ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अब डायरेक्ट एक ही आ जाएगा यहाँ पे, इट इज रिप्लेस्ड बाय द सिंगल कैपेसिटर। इसमें पोटेंशियल भी है, यहाँ पर भी ओवरऑल पोटेंशियल तो भी है यहाँ पर भी, है ना टोटल, लेकिन यहाँ पर से ना चार्ज आपको टोटल पोटेंशियल है तो चार्ज यहाँ पे, और इस पे कितना चार्ज है प्लस Q माइनस Q, और ये है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो अब ओवरऑल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, इट इज CS प्लस C3, इट इज 20/3 प्लस 30, इट इज 110/3 माइक्रोफैरेड। तो पोटेंशियल पता है तो आप इससे क्या निकाल लोगे, ये वाला चार्ज निकाल लोगे, इट इज C इक्विवेलेंट इनटू V से, तो ये चार्ज निकल गया, समझ गए ना, ठीक है। तो पोटेंशियल पता है, इसलिए यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे चार्ज है Q2 माइनस Q2, और यहाँ पे सॉरी Q1 चार्ज था, ये Q1 और माइनस Q1 ये वाला चार्ज है ना, और यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा Q2 और माइनस Q2। तो अब ये वाला चार्ज आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये चार्ज कितना आ रहा है। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज CS इंटू V, और ये Q2 की वैल्यू यहां से पता चल गई आपको, Q2 की वैल्यू कितनी है, इट इज C3 इंटू V, और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 इज टोटल चार्ज जो आया था। तो Q2 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया। अब ये Q1 अगर आपको पता चल गया तो ये V1 भी पता चल जाएगा। V1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे बता सकते हो क्या, V1 की वैल्यू
किसके बराबर रहेगी, V1 की वैल्यू किसके बराबर, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 और V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q1 अपॉन C2, क्योंकि चार्ज पता चल गया तो पोटेंशियल निकल जाएगी यहाँ पे। तो पहले आप इक्विवेलेंट की तरफ जाते हैं और फिर वापस लौट के चार्ज और पोटेंशियल मेजर करते जाते हैं, ठीक है। तो पहले आगे जाना और फिर पीछे लौट के बाकी के कैलकुलेशन देखना है। समझ गए बेटा, हेलो, समझ गए क्या, हेलो हेलो, समझ गए क्या? यस सर। मैं रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और देखो पूरा बोर्ड को 2 मिनट देखो आप लोग, और कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो पूछो। अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 7 पे। Now this is पेज नंबर 7, ठीक है। अभी सिचुएशन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरह का बना दिया किसी बच्चे ने, हमें ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, ए और सी के बीच में। अभी कैसे करोगे, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड सी। तो ये सर्किट को मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट हो गया ए यहां पर, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे सी। तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू C3। अच्छा, ए से लेके बी तक यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने मान लिया है सर। अब ए और बी के बीच में, इसको ना सर्किट को हम लोग थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, ये सर ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं मैं, इट इज C1 एंड इट इज C2, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, हम इस सर्किट को दोबारा इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं, इस सर्किट को दोबारा ऐसा बना सकते हैं या नहीं? सर बना सकते हैं। हाँ, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ये कनेक्शन वायर है, यहाँ पे ये कनेक्शन वायर लगा हुआ है ऐसा। तो कनेक्शन वायर को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, मोड़ दो, ऐसे भी मोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जहां पे कनेक्शन वायर लगा हुआ है, कनेक्शन वायर को आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर से वायर को ऐसे नीचे दबा दूं, जैसे ये ऐसा है, क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने ऐसा दबा दिया, यहाँ से सीधा कर दिया ऐसा, और फिर कैपेसिटर अरेंज कर दिया, मतलब ऐसा भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर से ये ऐसा भी लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पॉइंट बी है यहाँ पे। इज इट क्लियर? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, ये पॉइंट को यहाँ पे लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट को काट के यहाँ पे लगा दूं। हाँ, इधर नहीं लगा सकते, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसे लगा सकते हो। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना। अब इसको और सीधा कर दो ऐसा, और इसको और सीधा कर दो, हो गया, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। अगर C1 C2 की जगह हम्म, C2 C3 लिखे तो गलत हो जाएगा ना? C1 C2 की नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे हमको ए और सी के बीच में लिखना था ना, तो यहाँ पे C2 C3 क्यों लिखोगे? यहाँ पे तो जो लगे हुए हमने कन्वर्ट उनको ही, करते टाइम क्या सर, दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करते टाइम नहीं, दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करते टाइम जैसा वैसे ही करोगे, यहाँ पे अपनी मर्जी सीधी मत लिख देना, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना, आपको ए और सी के बीच में चाहिए था ना,
आपको ए और सी के बीच में चाहिए भाई, दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब ये थोड़ी कि आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दोगे, ठीक है, ये बस ऐसा है, आप इसको रीअरेंज कर रहे हैं। आपको ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, ये ऐसा ए और सी के बीच में, मतलब आपको बैटरी अगर लगानी तो ए और सी के बीच में यहाँ पे लगानी है, ये हम बात सोच रहे हैं, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ये जो सर्किट है ये दोबारा आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो ऐसा। अब आगे का सॉल्व हो जाएगा, अब तो बहुत आसान है। हेलो, हाँ या ना? आगे का सॉल्व हो जाएगा ना? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? आगे का सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, ले लिए? अब क्वेश्चन है थोड़ा और इस तरह से लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर इस तरह से अरेंज है, हाँ ये अरेंजमेंट है अभी। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी अब? क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है यार कि ये वाले वायर से ये दोनों शॉर्ट हुई और ये वाले वायर से ये दोनों शॉर्ट हो गए, तो एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि यार इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट तो नहीं हो गई, कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान देना क्या करना है ऐसे क्वेश्चन पे, ये वाले पॉइंट को क्या मान लो x और ये वाले पॉइंट को क्या मान लो y। अभी मुझे बताओ कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? Which points are at common potential? A और Y, X और B। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी किसके बीच में निकालनी थी? A और B के बीच में निकालनी है। तो आप उन पॉइंट्स को पहले लिख लो, ये B पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया। इसके अलावा A पॉइंट और Y पॉइंट की पोटेंशियल कैसी है? सेम है। ऐसी X पॉइंट और B पॉइंट की पोटेंशियल भी सेम है, ऐसा लिख दो। तो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक साथ लिख दो, समझ गए ना? जिन पॉइंट की पोटेंशियल कॉमन है उनको एक साथ लिखो यहाँ पे। सिंस पोटेंशियल ऑफ A is equals to potential of Y and potential of B is equals to potential of X, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल पॉइंट। तो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है तो इनको एक साथ लिख दोगे। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। yes, sir. तो अब कैपेसिटर लगाना चालू करो। देखो यहां से चलो, A से X के बीच में कौन सा वाला लगा हुआ है? ये हो गया A और ये यहाँ पे X है, तो A से X के बीच में कौन सा कैपेसिटर लगा है उसको लगा दो। A और X के बीच में C1 लगा है, ये C1 लगा दिए। अब X और Y के बीच में कौन सा लगा है? ये X यहां से आ गया और ये Y यहां से आ गया। देख X और Y के बीच में कौन सा लगा हुआ है? एक और C2 लगा हुआ है कि नहीं? अब देख Y और B के बीच में, ये Y है और ये पॉइंट B है, एक और लगा हुआ है यहाँ पे। कौन सा वाला लगा हुआ है? ये C3 लगा है कि नहीं? यस सर। तो ये अब तो बहुत आसान हो गया इसका सॉल्यूशन, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। किस तरह का कॉम्बिनेशन ये कैसा बन रहा है? ये सीरीज या पैरेलल? हाँ पैरेलल बन गया, C1 C2 प्लस C3 हो गया आसानी से सॉल्व। समझ गया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट है? हाँ ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ पर से हटा देता, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? पेज नंबर 9। अगर मान लो मैं यहां पर से ये वाला वायर नहीं लगाता, बस इतना रहने देता, तो अभी बताओ
X और B की पोटेंशियल सेम होती, इसमें C2 और C3 कैपेसिटर कैसे हो गए? यहाँ पे C2 और C3 कैसे हो गए? ये तो शॉर्ट सर्किटेड वाले हो गए ना। यहाँ पे X है और ये वाला पॉइंट हो गया B, तो C2 और C3 ये शॉर्ट सर्किट हो गए, है ना। ये तो चार्ज होने से रहे कि होंगे चार्ज, C2 और C3। फिर दोनों को रिमूव कर दो सर। हाँ, दोनों को रिमूव कर दो, तो इसका आंसर क्या बचेगा? सीधे सीधे लिख दूं मैं, ये A और X और B के बीच में ये X पॉइंट है और ये B पॉइंट है, एक बस बच रहा है C1, और यहाँ पे ये तो कॉमन पॉइंट पे आ गए, इसलिए तो यूजलेस हो गए यहाँ पे ये वाले C2 एंड C3। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी? ये तो यूजलेस हो गए आपके सर्किट में, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज C1। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे समझ गए कि नहीं? सर एक और बार बताना। सर समझ गया सर। अरे ये X और ये B एक ही पॉइंट पे आ गए ना, ये तो काम का ही नहीं रहा है हमारे लिए। तो ये X और B सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, तो X से B तक C2 और C3 कनेक्ट है, और अगर सेम पोटेंशियल पे, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए आपके? यूजलेस। यस सर, समझ गया। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? डन। पेज नंबर 10, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। पेज नंबर 10, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ये इस तरह से रहता है। ये ऐसा नेटवर्क अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड ये इस तरह का भी हो सकता है। वायर को सीधा अगर हो गया C1 C2 C3 C4, ये ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। अब अगर ब्रिज बैलेंस है, यहाँ पे ध्यान देना, इफ ब्रिज इज बैलेंस, तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। मतलब ये कैपेसिटर का रेशियो अगर सेम है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर ये कैपेसिटर का रेशियो सेम है, तो ये दो पॉइंट की पोटेंशियल सेम रहेगी, VB इज इक्वल टू VD। और अगर VB इक्वल टू VD है, तो कौन सा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा? बताओ भाई, अगर VB इक्वल टू VD है, तो कौन सा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा? फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल अगर सेम हो गई, तो कौन सा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा? C5। समझ गए? तो अगर ये कंडीशन है, देन कैपेसिटर C5 डज नॉट चार्ज। और अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा कोई सर्किट में, तो उसको लगाने का कोई फायदा है क्या? अगर कोई कैपेसिटर सर्किट में चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसको लगाने का कोई फायदा है क्या? हेलो,
अगर कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है सर्किट में तो उसको लगाने का फायदा है क्या? So therefore C5 is useless in सर्किट पे यूजलेस हो जाएगा। तो अगर सर्किट पे यूजलेस हो गया तो अब आपका काम तो बहुत ही आसान हो गया भाई, है ना? कैसे बहुत आसान हो गया अभी बताओ जरा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी? ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है। यहां से इस कैपेसिटर को हटा दिए। अभी सिंपल हो गया कि नहीं? ये अभी सिंपल हो गया या नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, सिंपल हो गया कि नहीं? अरे समझ गए? कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटा। इफ ब्रिज इज बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस है, और ये ब्रिज बैलेंस का मतलब ये वाली कंडीशन होती है C1 अपॉन C2, ये दो कैपेसिटर के कैपेसिटी का रेशियो और ये कैपेसिटर की कैपेसिटी का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। और अगर मान लो ये दो पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गई तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्या फिर C5? नो सर। नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो उसको सर्किट में बोझ बनाने का क्या मतलब भाई? कोई चीज बोझ हो रही तो क्या मतलब? उसको फेंक दो निकाल के। समझ गए? यस सर। तो C5 को आप हटा सकते हो। C5 को आपने हटा दिया तो सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो गया। तो ये तो बहुत आसान है ना सॉल्व करना, कि नहीं है? ये आसान है कि नहीं? अब ये दोनों ऊपर के सीरीज में, फिर ये नीचे के दो सीरीज में, उसके बाद क्या कर दोगे? अगर ये दो ऊपर के सीरीज में हो गए तो ये हो जाएगा CS1, और ये जो दो नीचे के सीरीज में हो गए ये हो जाएगा CS2। और उसके बाद CS1 और CS2 कैसे हो गए आपके? CS1 और CS2 कैसे हो गए फिर? CS1 एंड CS2 कैसे हो गए बेटा? सीरीज। अरे पैरेलल बनेंगे ना भाई। सर वो दोनों C1 और C2 सीरीज में लेंगे ना पहले? कौन से वाले? सर ऊपर के दो सीरीज में लेंगे ना ऊपर के पहले? दो सीरीज में और नीचे के दो सीरीज में। उसके बाद ओवरऑल कैसा बन रहा है ये? पैरेलल। पैरेलल बन रहा है। तो अब तो आसान हो गया ना ये सॉल्व करना, है ना? तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C इज CS1 प्लस CS2। ठीक है? CS1 यहां से दो सीरीज का, CS2 यहां से दो सीरीज का। क्लियर हो गया? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते, पेज नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है? अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कभी कभी इस तरह का भी देता है, तो वो भी चेक करना। पेज नंबर जैसे 11 पे मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क सम टाइम इस तरह का भी देता है। कैपेसिटर ऐसे अरेंज होते हैं, ये ऐसे C1, C2, C3, C4 एंड C5। ये ऐसा अरेंजमेंट है। देखो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ये A B, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है अरेंजमेंट, दिख रहा है ना? लेकिन इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के जैसे बनाने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप ले लो A, यहाँ पे आप ले लो पॉइंट B, यहाँ पे ले लो आप पॉइंट C, यहाँ पे आप ले लो पॉइंट D। अभी कैपेसिटर अरेंज करो बेटा। A और B के बीच में कौन सा कनेक्टेड है उसको लगा दो। A और B के बीच में C1 कनेक्टेड है, देखो A और B के बीच में। फिर देखो B और D के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? C5 कनेक्टेड है। फिर देखो B और C के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? C3 कनेक्टेड है। फिर देखो A और D के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? C2 कनेक्टेड है। समझ गए? फिर देखो D और C के बीच में कौन सा कनेक्ट है? C4 कनेक्टेड। समझ गए कि नहीं? हेलो, बन गया नेटवर्क ऐसा? तो ये वाले सर्किट को आपने इस तरह से रिड्यूस कर लिया।
और अब क्या कर दोगे यहाँ पे, अब ये चेक कर लो कि इफ C1 upon C3 is equals to C2 upon C4, then potential of B is equals to D, so therefore C5 does not charge, है ना। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो ये ब्रिज हो जाएगा बैलेंस, है ना। तो अगर ये कंडीशन है उसके बाद ही आपको इस सर्किट को दोबारा अब रीड्रॉ कर देना। दोबारा कैसे रीड्रॉ कर दोगे यहाँ पे कि ऊपर ये दो सीरीज में लगे हैं और नीचे ये दो सीरीज में लगे। कौन से वाले दो सीरीज में लगे अभी? ये ऊपर का कौन कौन सा, C1 और C3, नीचे के कौन से, C2 और C4। सॉल्व कर दो, ये B पॉइंट और ये D पॉइंट। समझ गया कि नहीं? हेलो सर हाँ। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो C5 में दोनों तरफ से चार्ज जाएगा? दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से ही आएगा, लेकिन फिर उसके लिए ये वाली मेथड एप्लीकेबल नहीं है, फिर तो आपको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते, मतलब आप उसको हटा नहीं सकते C5 को, और C5 को अगर आप हटा नहीं पाओगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? ओके सर।